नमस्कार मित्रों, रोबोट टीवी के इस संस्करण में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके साथ उस अग्रदूत, स्वतंत्रता संग्राम के उस अग्रदूत की कहानी लेकर, जिसे मधुकर उपाध्याय ने 7 खंडों में लिखा है और जिसकी पहले खंड पर मैं आपसे जिसको लेकर मैं आपसे रूबरू हूं। ये पहला खंड पोरबंदर से लंदन, जिसमें आपने अभी तक की कहानी देखी कि किस तरह मोहनदास और उनके एक दोस्त को जीवन के एक अत्यंत विचारणीय प्रश्न पर सोचने को विवश करता है, जो आत्महत्या से जुड़ी है, और अंततः ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि देता है और वो आत्महत्या नहीं करते, वापस घर चले आते हैं। इसी श्रृंखला में अगला पाठ मांसाहारी मोहन। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इन किताबों 7 खंडों में, आपको एक एक घटना को जो मोहनदास के साथ, बाद के महात्मा गांधी के साथ घटी हैं और जिसे उन्होंने भी सत्य के साथ मेरे प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में स्वीकारा है। कई सारी घटनाएं उसमें ना भी हो सकती हैं, या हो सकता है उसमें ज्यादा हो, इसमें ना हो, बापू में इन घटनाओं को परिलक्षित करती है, वर्णित करती है। तो आइए सफर शुरू करते हैं। मांसाहारी मोहन, ये पाठ का नाम। दीवान करमचंद की कोठी के पास एक मकान था, जिसमें कोई रहता नहीं था, खाली था। राजकोट में कच्चे पक्के ऐसे कई घर थे, खस्ताहाल, टूटे फूटे। लोग घर बनाते, कुछ समय रहते, फिर काम की तलाश में बाहर निकल जाते, कहीं और बस जाते। इन घरों को घर मालिक की वापसी तक दरबार की संपत्ति मान लिया जाता। मालिक मकान लौटे तो ठीक, वरना 2-4 बारिश में उनका ढह जाना निश्चित होता। सिर्फ जमीन बचती। आस पड़ोस के लोग प्रायः उन घरों का इस्तेमाल तबेले की तरह करते, जानवर बांधते, कूड़ा कचरा फेंक जाते। एक आध घर जो बेहतर हालत में होते, बच्चों के खेलने के काम आते। दीवान कोठी के पास वाला घर इसी काम आता था। मोहन के मझले भाई करसन की महताब से दोस्ती वहीं परवान चढ़ी। महताब की हरकतों की वजह से उसके कोठी में आने जाने पर रोक लगी, तो दोनों उस घर में मिलने लगे। बरामदे में एक टूटी खटिया थी, कोने में लकड़ी की एक टिपाई, 2 कमरे और रसोई। घर से नाराज होता तो महताब वहीं चला आता। करसन ने पहली बार सालन रोटी वहीं खाई। ऐसा महीने में 1-2 बार होता था, पर करसन के मुंह मांस का स्वाद लगा तो महताब ने घर से नाराज होकर आने का बहाना छोड़ दिया। अपने दोस्त के लिए वो जब तक चला आता। देर रात तक बढ़ जाने वाली शामें अक्सर वहीं गुजरती। इस बीच किसी बात पर दोनों में खटपट हुई तो करसन ने रास्ता बदल लिया, इधर आना छोड़ दिया। महताब की दोस्ती टूटने का अफसोस था, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। करीब करीब नियमित आता रहा, नए दोस्तों के साथ। सालन पकता, मजे का खाना होता, दिन आराम से कट जाता। इसके अलावा उसे चाहिए ही क्या था। मोहन से दोस्ती हुई तो वही घर अड्डा बना। महताब के घर वाले दौलतमंद थे, हवेली नुमा आलीशान घर बनवाया था, पर दिक्कत ये थी कि घर दीवान कोठी से विपरीत दिशा में था, दूर था। मैदान, स्कूल, दीवानी, दरबार, बाजार सब एक ओर थे और उसकी हाहूट हवेली दूसरे कोने पर। बार बार घर से आना संभव नहीं था। जिन इलाकों में घूमना भटकना महताब को पसंद था, दीवान कोठी से लगा घर उसके लिए सुविधाजनक था। अगर इतना इंतजाम होता कि वहां सो सकते, तो शायद वो घर जाना ही छोड़ देता। कोई पूछताछ नहीं थी। घर वाले इतने से संतुष्ट थे कि वो रात गए लौट आता है।
आंदोलन के समय मेहताब के तमाम नए दोस्त बने, नई बातें जानी। बैठकों से लौटता तो स्कूल की कॉपी में लिख लेता कि दिन भर उसने क्या किया, किससे भेंट हुई, क्या बातें हुई। तुम कॉपी में क्या लिखते हो? एक दिन मोहन ने पूछा तो मेहताब ने कॉपी आगे सरकाते हुए कहा, खुद देखो। कॉपी लगभग आधी भर गई। कई पन्नों पर सुधारपंथ की बैठकों का ब्यौरा था। दर्ज था कि फला तारीख को किस विषय पर चर्चा हुई, किसने क्या कहा। ब्यौरे के अंत में उस मुद्दे पर मेहताब की अपनी राय हुई। एक पन्ने पर कई नाम लिखे। मोहन वहीं अटक गया। ज्यादातर को वो जानता था। इसमें हाई स्कूल के कई अध्यापक, दरबार के नामी गिरामी लोग और राजकोट के संपन्न परिवारों के सदस्य शामिल थे। कुछ नाम छात्रों के थे, जिनमें से दो मोहन की कक्षा में थे। सूची में दर्ज नामों के आगे सही के निशान लगे थे। कुछ नामों पर एक और कुछ पर दो निशान थे, जो मोहन समझ नहीं पाया। बुद्धि मेहताब ने बताया कि एक निशान वाले मांसाहारी हैं और दो वाले मांस के साथ साथ शराब भी पीते हैं। सब सुधारपंथ से जुड़े हैं। मैं हैरान हूं कि ये लोग ऐसा कैसे करते हैं। मांस खाना और शराब पीना कैसा सुधार है? मोहन ने दुखी होकर पूछा। मेहताब का जवाब तैयार था, लगभग वैसा ही जो वो पिछले महीने पंच की बैठक में सुनकर आया था। दलील वही थी, हम मांस नहीं खाते इसलिए कमजोर है। वे हमें कमजोर समझते हैं। लोग कौड़ी की कौम मानते हैं। हजारों मील से आकर अंग्रेज हम पर राज करते हैं क्योंकि वे मांसाहारी हैं। मेहताब ने जैसे रटा रटाया जुमला दोहरा दिया। मांसाहार के हक में अपनी दलीलों पर उसे यकीन पहले से था। सुधारपंथ की बैठक में आने वाले लोगों ने उसे पुख्ता कर दिया। मोहन संतुष्ट नहीं था, समझ नहीं पा रहा था कि केवल आहार बदलने से किसी व्यक्ति में इतना परिवर्तन कैसे आ सकता है। उसने कहा, ये बात मुझे ठीक नहीं लगती। तुम्हारे मन का वहम होगा। वहम? मुझे देखो, तुम जानते हो कि मैं कितना मजबूत हूँ, कितना दौड़ सकता हूँ, किसी से डरता नहीं। इसकी वजह मांसाहार है। जो मांस खाते हैं उन्हें कोई थोड़ी समस्या नहीं होती, हो तो जल्दी ठीक हो जाती है। मांस खाने के फायदे बेशुमार हैं, कहाँ तक गिनाऊं। मोहन अब भी आश्वस्त नहीं था, डगमगाया नहीं। मन में एक बार सोचा जरूर, पर वैष्णव परिवार आड़े आ गया। संस्कार मन में गहरे बैठे। मेहताब से जब मुलाकात होती, किसी न किसी बहाने वो मांसाहार की खूबियों पर आ जाता। मोहन जानता था कि मजला भाई करसन मांस खाता है, लेकिन मन में आता कि वो भ्रष्ट हो चुका है, ज्यादा तंदुरुस्त है, पर घर में लोग उसके प्रति अच्छा विचार नहीं रखते। भाई का मांस खाना उसके भ्रष्ट होने की पर्याप्त वजह नहीं हो सकती। मेहताब की तरह करसन ने भी मांसाहार को की वकालत की, पर मोहन ने अनसुना कर दिया। एक दिन मेहताब ने कहा, तुम क्या समझते हो कि जितने लोग मांसाहारी हैं सब बेवकूफ हैं, बिना सोचे समझे खाने लगे। हमारे कई मास्टर मांस खाते हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। तुम उनकी बुद्धि की दाद देते हो। दूसरे बड़े और मशहूर लोग खाते हैं, तुम्हें भी खाना चाहिए। खाकर देखो तो पता चलेगा इससे कितनी ताकत आती है। मोहन का जवाब इस पर भी ना था, लेकिन जब अकेले में वो इन दलीलों के बारे में सोचता, उसमें सच्चाई नजर आती। दो उदाहरण एकदम सामने थे, करसन और मेहताब। दोनों का बदन गठीला, चुस्ती फुर्ती गजब, हिम्मत वाली, लंबा ऊंचा कूद सकते थे। जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते, मोहन हतप्रभ रह जाता, इसलिए कि ऐसा कोई गुण उसमें नहीं था। दुबला पतला मोहन अपनी कमी की भरपाई दूसरों में होते देखता तो अनायास उसकी ओर आकर्षित हो जाता। इसी आश्चर्य से मोह पैदा हुआ और मोह से इच्छा। सोचने लगा, वो मेहताब की तरह बलशाली बन जाए तो कितना अच्छा हो। स्कूल में उन दिनों नमंद का एक गीत खासा प्रचलित था। स्कूल में उन दिनों नर्मद कवि का एक गीत खासा प्रचलित था। अंग्रेजों राज करे देसी रहे दवाई, देसी रहे दवाई जोड़े बिना शरीर भाई। भाव ये है कि अंग्रेजी देसी लोगों की दवा का भाव ये था कि अंग्रेजी देसी लोगों को दबा कर राज करता है, मांस खाता है और 5 हाथ का होता है।
मोहन का मन पिघल गया, बदल गया। मानने लगा कि मांसाहार अच्छी चीज है, इंसान को ताकतवर बनाता है, हौसला देता है। हिंदुस्तान में सब मांस खाने लगे तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है। अब की मुलाकात में जब मेहताब ने मांसाहार का जिक्र किया, मोहन ने विरोध नहीं किया, सहमति जता दी। मेहताब की खुशी देखने लायक थी। महीनों से चल रही उसकी मेहनत सफल हुई। आनंद फानंद में दिन तय हुआ और मोहन नियत समय पर आने को तैयार हो गया। मन में एक सवाल अब भी बचा था, इस निर्णय पर कट्टर वैष्णव माता पिता की प्रतिक्रिया क्या होगी? कहीं ये उन्हें धोखा देना तो नहीं है? इसका जवाब उसने खुद दिया। मन को समझाया, मुझे मांस खाने का शौक तो है नहीं, स्वाद के लिए नहीं खाने जा रहा, इसलिए खा रहा हूं कि मुझे अपने में सुधार करना है, बलवान और साहसी बनना है, अंग्रेजों को हराकर हिंदुस्तान को आजाद करना है। सुधार के जोश में होश खो गया, पर मोहन को इसका मलाल नहीं था। तय दिन आ गया। मोहन खाली पड़े घर में समय से पहुंच गया। वहां कोई नहीं था, आदमी न आदमजात। सन्नाटा था। कमरे भाए भाए कर रहे थे। चूल्हा ठंडा पड़ा था। टूटी खाट पर बैठे प्रतीक्षा करते उसे लगा शायद मेहताब का मन बदल गया हो सकता है उसने सोचा हो कि एक वैष्णव लड़के को मांस खिलाना ठीक नहीं है। मोहन के परिवार को वो अच्छी तरह जानता था। ये भी पता था कि इस इलाके में जैन संप्रदाय का जोर है, जो मांस को दूर लहसुन प्याज तक नहीं खाते। इसका असर दूसरे समाजों पर भी था। तभी मेहताब आ गया, पूरी तैयारी के साथ। हाथ में बड़ा सा थैला था, पका हुआ मांस, और उसके साथ खाने के लिए रोटियां लेकर आया था कि पकाने का ताम झाम करने में वक्त ना बर्बाद हो। यही खरीदने में समय लग गया। हम यहाँ नहीं रुकेंगे, दूसरी जगह चलेंगे, जहाँ आराम से बैठ सके, ऐसी जगह कि कोई हमें ढूंढता हुआ ना पहुंच पाए। मेहताब ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा और दोनों नदी की ओर चल पड़े। मोहन के मन में उत्साह था और शर्मिंदगी। एक तरफ जीवन में बड़ा बदलाव करने का कुतूहल और दूसरी ओर शर्म कि वो चोर की तरह छिपकर काम करने जा रहा है। मेहताब के किस्सों ने उसे अधिक सोचने का मौका नहीं दिया। जल्दी ही वे नदी के किनारे आ गए। जहां बैठना था वो जगह मेहताब ने पहले देख रखी थी। निगरानी का जिम्मा उसी का था। उसे एहसास था कि मांस खाना सामान्य बात हो सकती है, लेकिन मोहन मांस खाए ये मामूली बात नहीं है। खाने के लिए मेहताब ने 2 पत्तल ले आए। एक तरफ भटियार खाने की अनगढ़ मोटी रोटियां रखी थी और दूसरी ओर मांस। मोहन ने कभी मांस देखा नहीं था। उसे लाल टुकड़े दिखाई दिए, बीच में तेज पत्ता और खड़े मसाले। शोरबा बहकर पत्तल में फैल गया था। उसे ना मांस पसंद था, न बाजार की रोटी। इस जिद में कि अपने में सुधार करना है, बलशाली बनकर अंग्रेजों को भगाना है, उसने रोटी तोड़ी, मांस का टुकड़ा बीच में रखा और मुंह में डाल दिया। रोटी चबाई नहीं जा रही थी और मांस का टुकड़ा चमड़े जैसा लग रहा था। चबाकर उसे हलक से नीचे ले जाना नामुमकिन हो गया। लगा उल्टी हो जाएगी। मोहन की हालत खराब हुई। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मांस ऊपर की ऊपर, नीचे को नीचे। वो सोचे बिना कि मेहताब क्या कहेगा, उसने मुंह में जो कुछ भी था उगल दिया। मुंह दूसरी ओर घुमाया तो उल्टी हो गई। खाना छोड़ दिया, हकार कर गला साफ किया, उठा और सीधा घर की तरफ दौड़ पड़ा। उसे बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ा कि मेहताब पीछे से आवाज दे रहा है। रात करवट बदलते भी मोहन सो नहीं सका। अजीब बेचैनी थी। एक बार आंख लगी तो सपने में देखा कि पेट में जिंदा बकरा है, मिमिया रहा है। मोहन चौंक कर उठा, बकरे को लेकर पछताया, पर खुद से कहा, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मांसाहार करना ही है। मेहताब रात की घटना से दुखी था, लेकिन निराश नहीं था। जानता था कि मोहन आसानी से कोई निर्णय नहीं करता और एक बात कर ले तो उसे बदलता नहीं, कायम रहता है। यही सोचकर उसने दोबारा कोशिश की। इस दफा खान पान की व्यवस्था अलग ढंग से की गई। सरकारी डाक बंगले के बावर्ची से बात की, कमरा खुलवाया, मेज कुर्सियां लगाई गई, रोशनी का बंदोबस्त हुआ, खाना प्लेट में सजा कर रखा गया, रोटियां तवे पर बनी, मांस पकाने का तरीका बदला गया। मोहन को नए इंतजाम की खबर दी गई और इसका असर सकारात्मक हुआ। डाक
बंगले पहुंचकर मोहन के मन में चोरी की शर्म निकल गई। तवे की रोटियां देखी तो तबीयत खुश हो गई। लगा कि आज उसे बाजार की बेस्वाद मोटी रोटी नहीं चबानी पड़ेगी। बकरे के प्रति दया का भाव खत्म हुआ और उस दिन खाने में स्वाद आया। आगे से जब कभी इंतजाम होगा डाक बंगले में होगा, कम से कम ये तो नहीं लगेगा कि हम चोरी कर रहे हैं। मेहताब ने अच्छी व्यवस्था के लिए बावर्ची की सराहना की और निकलते समय उसके हाथ में कुछ पकड़ा दिया। ये सिलसिला चल निकला, साल भर चला। प्रायः एक दावत से दूसरी के बीच 1.5-2 महीने का अंतर होता। दिक्कत ये थी कि डाक बंगला हमेशा खाली नहीं मिल पाता था। बढ़िया किस्म के पकवान बनाना आसान नहीं था, खर्च होता था, जो अक्सर मेहताब और उसके दोस्त उठाते। सबको मालूम था कि मोहन के पास पैसे नहीं होते, इसलिए किसी ने मांगे भी नहीं। मेहताब और उसके दोस्तों के पास पैसे कहाँ से आते थे, मोहन को कभी पता नहीं लगा। भोज के आयोजन कम होने लगे तो उसने मान लिया ऐसा पैसे की कमी की वजह से हुआ होगा। मोहन चलो, खाना तैयार है। एक दिन रसोई से आवाज आई तो वो बहाने तलाश करने लगा। मांसाहारी व्यंजनों की दावत से लौटा था, पेट भरा था, खाने की इच्छा ना थी। मोहन को आने में देर हुई तो मां ने आवाज लगाई। अब तो जवाब देना ही था, बहाना बनाना पड़ा। आज भूख नहीं है, दिन का खाना भारी था, हजम नहीं हुआ। मोहन ने झूठ बोल दिया। ऐसा झूठ उसे कई बार बोलना पड़ा। हर बार जब वो बाहर से खाकर लौटता, नया बहाना तलाश करता कि बात में दोहराव ना हो। एक ही बहाना दोहराने पर पकड़े जाने का खतरा था। जानता था कि बहाना माने झूठ होता है, पर मजबूर था। मजबूरी में झूठ का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। मोहन जितनी बार झूठ बोलता, मन को धक्का लगता। मां के सामने बोलना पड़ता तो चोट अधिक लगती, पर ना जाने क्यों उसे इसका अफसोस नहीं था। मान बैठा था कि ये झूठ दरअसल झूठ नहीं है, क्योंकि वो नेक इरादे से एक बड़े शख्स के लिए बोला गया है। अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं, इसके लिए जरूरी है कि लोग ताकतवर हों, और ताकत तभी आएगी जब वे मांस खाएंगे। लेकिन क्या इसके लिए सच छिपाना सही है? माता पिता से झूठ बोलना जायज है। अगर किसी दिन उन्हें पता चल गया तो उनकी जान निकल जाएगी, बिना मरे मर जाएंगे। तब मेरा नेक इरादा किस काम का रह जाएगा? मोहन अकेले में खुद से सवाल पूछता कि झूठ बोलने और अंग्रेजों को भगाने में से ज्यादा जरूरी क्या है? एक दिन उसे जवाब मिल गया। जब सीधा मेहताब के पास गया। मोहन के अचानक आने पर मेहताब चौंका, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। सोचकर चुप रहा कि वो बिना मतलब नहीं आया होगा। बेहतर होगा कि उसकी बात सुनी जाए। वो दिन मांसाहारी व्यंजनों का नहीं था। जाहिर था मोहन उसके लिए नहीं आया था। मेहताब, मैंने फैसला किया है, अब मैं मांस नहीं खाऊंगा। मैं मांस खाने और ताकतवर बनने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब तक माता पिता जीवित हैं, ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं है। मोहन ने अपनी बात बेलाग लपेट कह दी। मेहताब चुप रह गया। बहस नहीं, फायदा नहीं था। पता था कि उसका फैसला बदलवा सकना मुमकिन नहीं है। दीवार पर सिर मारने की तरह है, जिसने सिर अपना ही फूटना है। उसने फैसला कबूल कर दिया। तो ये देखा, एक और प्रयोग आपने मोहनदास ने अपने साथ किया, अपने साथ हो रही घटनाओं के साथ किया। पहला तो ये था आत्महत्या का प्रयास, जिस पर उन्होंने आखिरकार आत्महत्या के खिलाफ फैसला सुनाया। बालक मोहनदास ने आत्महत्या उस वक्त एथिकली गलत, अब तो अपराध है। आज के जमाने में आत्महत्या अपराध है। लेकिन दूसरी घटना जो होती है मांसाहारी व्यंजनों को लेकर, अपने दोस्त के साथ वो प्रयोग सारे करते हैं, लेकिन थोड़ी दूर उस रास्ते पर चलने के बाद पीछे हट जाते हैं, बुराई से दूर हट जाते हैं। यही मोहनदास को महात्मा गांधी की तरफ बनने की तरफ ले जाती है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलें, किसी मुद्दे पर चर्चा करें या किसी शख्सियत का इंटरव्यू करें। तब तक दीजिए विदा। नमस्कार, जय हिंद।